और बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इन दिनों एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि है औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के। और औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में घमासान देखने को मिल रहा है। जहां सत्ता पक्ष ने बीड़ा उठाया है कि कब्र को हटाएंगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो कह रहा है कि आवश्यक मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच आज एक बड़ी रैली भी होने वाली है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। औरंगजेब के नामो निशान को मिटाने की मांग जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इस मुद्दे की सियासत भी पूरे महाराष्ट्र पर हावी हो रही है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार और एनडीए इस मुद्दे के समर्थन में मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे एक ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बताया है। औरंगजेब एक बहुत खतरनाक और बहुत ही नीच आदमी था। तो मुझे लगता है कि अभी क्या करना है, माननीय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा पवार है, इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, ऐसा निर्णय लेना चाहिए। और औरंगजेब वाली ये इसलिए उठाई जाती हैं क्योंकि अपनी नाकामी पे पर्दा डालना चाहते हैं। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे परिवार के हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इन सब के परिवार के वो लोग, शायद बीजेपी के परिवार के नहीं हो सकते छत्रपति शिवाजी महाराज। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इस विरोध के सुर इतने तीखे हो गए हैं कि अब महाराष्ट्र सरकार के कार्यकाल की तुलना औरंगजेब के दौर से कर दी गई है। कांग्रेस की इस तुलना को तुरंत और करारा जवाब भी मिल गया। आज देवेंद्र फडणवीस तेवढेच क्रूर आहेत, सदाकदा धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारख्या हत्या ज्या होतात आहे, जिथे खासदारांच्या लेकीबाळी सुरक्षित नाही, हा प्रकार आज दुर्दैवानं आज महाराष्ट्रात हा देवेंद्र फडणवीस सारखाचा आहे। त्यामुळे औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एकसारखा आहे। औरंगजेबी म्हणजे ही काँग्रेसची जी काही औरंगजेबी वृत्ती या ठिकाणी त्यांच्या कृत्यातून दिसते। काँग्रेसने देखील या ठिकाणी छत्रपती संभाजी महाराजांना झालेला अन्याय, त्याचा इतिहास वाचावा, छावा सिनेमा बघावा आणि मग उदात्तीकरणाचा विचार करावा। हालांकि इस पूरे मामले पर एनसीपी बचती हुई नजर आई। नाही, हा पक्षाचा विषयच नाहीये, हा शेतकऱ्यांच्या अन्यायाचा विषय आहे। प्रत्येक गोष्ट कधीतरी चांगल्या कामासाठी राजकारण बाजूला ठेवून आयुष्यात लढावं लागतं, तशी ही परिस्थिती आहे। अब इस मुद्दे पर सियासत कहां जाकर थमेगी, फिलहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र में यह मुद्दा जल्दी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया संभल पहुंची है। संभल पहुंचकर महादेव मंदिर में उन्होंने पूजा की है। संभल में जिस तरीके से सनातन की निशानियां, सनातन के प्रतीक एक के बाद एक मिल रहे हैं और संभल इसी कारण चर्चा का केंद्र इन दिनों बना हुआ है, तमाम सनातनियों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में महादेव मंदिर में हर्षा रिछारिया ने पूजा अर्चना की और महाकुंभ में से हर्षा रिछारिया चर्चा में आई थी। संभल को मैंने बहुत कैजुअल वे में लिया था कि मुझे संभल जाना है, एक ऐसी पवित्र नगरी जिसके बारे में हमें पता चला है। और आई एम श्योर कि अभी बहुत सी पॉपुलेशन हमारे देश की, भारत देश की ऐसी है जिनको अभी संभल के बारे में नहीं पता है। हमें उन तक पूरी जानकारी पहुंचानी है कि संभल कहाँ है, संभल क्या है, संभल का इतिहास क्या है और संभल का आने वाला कल क्या है। तो यही सब जानने के लिए और अपने सनातनी परिवारों से, भाई बहनों से मिलने के लिए मैं संभल आई हूँ। और वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मुस्लिम इकट्ठा होने वाले हैं और जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसके लिए जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं। अब ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है और आखिरकार मुस्लिम संगठन की मांग क्या है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं।
दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एक बार फिर विरोध की गूंज सुनाई देने वाली है। वक्फ संशोधन बिल का विरोध आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में हजारों मुस्लिम प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। वक्फ संशोधन बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठन हल्ला बोल की तैयारी में है। AIMPLB ने देश भर के मुसलमानों से इस प्रदर्शन में शामिल होने और वक्फ संशोधन बिल का विरोध जताने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचने की अपील की है। ऐसे में इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए हिंद, ऑल इंडिया मजलिस-ए मुशावरत समेत कई मुस्लिम संगठन शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही दलित, आदिवासी, OBC, सिख और ईसाई नेताओं को भी इस विरोध में शामिल होने की अपील की गई है। ये लोग ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देखना चाहिए कि भाई इतने दिन से वक्फ की जायदाद लूट हो रही थी तो कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। आज उस लूट की छूट को रोका जा रहा है तो उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? सरकार द्वारा संसद में पेश किए जा रहे वक्फ संशोधन बिल का मुस्लिम संगठन शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। दरअसल उनका मानना है कि इससे मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा और उनकी संपत्तियों पर कब्जा हो सकता है, जबकि सरकार का दावा है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए है। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में भी वक्फ संशोधन को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिल चुका है। JPC की रिपोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल को पेश करने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है और अब इसके खिलाफ मुस्लिम तंजीमें भी सड़क पर उतरने जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमा-ए हिंद सहित तमाम मुस्लिम संगठन इस बार भी CAA और NRC की तरफ सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब एक अच्छी खबर है, मिशन चंद्रयान 5 को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। इसरो प्रमुख ने इस बाबत जानकारी साझा की है। तो बड़ी जानकारी, मिशन चंद्रयान 5 को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। वी नारायण प्रमुख ने इस बाबत जानकारी दी कि केंद्र की तरफ से मिशन को मंजूरी मिली। बेंगलुरु में इसरो चीफ का पदभार संभालने के बाद एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अभी 3 दिन पहले ही हमें चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी मिली है। इसमें जापान हमारा सहयोगी होगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए 25 किलोग्राम का रोवर ले जाया गया था, जबकि चंद्रयान 5 मिशन की बात करें तो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर ले जाया जाएगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में शामिल हुए। उस दौरान इन्होंने निजी जीवन से लेकर के सार्वजनिक जीवन के बारे में खुलकर बातचीत की और यहाँ तक गोधरा दंगों को लेकर के, RSS के साथ जुड़ने को लेकर के भी बहुत कुछ कहा। क्या कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरे पॉडकास्ट में कहा गया है, देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक विशेष बातचीत की। 3 घंटे से ज्यादा के इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अपने निजी और राजनीतिक जीवन, भारत में लोकतंत्र, भारत पाकिस्तान के रिश्ते, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग से लेकर गुजरात दंगे समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने इस पॉडकास्ट में देश और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर तो बात की ही, साथ ही उन्होंने तमाम वैश्विक मुद्दों पर भी अपना पक्ष रखा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ शी जिनपिंग से दोस्ती और भारत चीन के संबंधों को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया। 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी, उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापस आ जाए, वो उसको थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान को पीएम मोदी ने विश्वासघाती बताया, साथ ही साफ किया कि इसी वजह से बार बार पाकिस्तान के साथ दोस्ती की कोशिश नाकाम हो रही है। मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला।
हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे और वहां की आवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूं कि वहां की आवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी जिए इस प्रकार के मारधाड़ लोही लुहान कट को। गोधरा दंगों पर सवाल उठाने वालों को भी पीएम मोदी ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि अदालत का निर्दोष ठहराने के बावजूद हमें बदनाम करने के लिए गोधरा दंगों को लेकर झूठी कहानी गढ़ी गई। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे और 1969 में जो दंगे हुए थे वो तो करीब 6 महीना चले थे।